नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और हमारा पहला सवाल है जेंडर। ऑप्शन 1 है एक आर्थिक अवधारणा है, ऑप्शन 2 है एक जैविक निर्धारक है, ऑप्शन 3 है एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है, ऑप्शन 4 है एक सामाजिक संरचना है। तो हमारा एक का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, एक सामाजिक संरचना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास के व्यापक आयामों को सही पहचान करता है? एक है सामाजिक शारीरिक व्यक्तित्व 100 और दूसरा है शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक। ऑप्शन 3 है संवेगात्मक बौद्धिक आध्यात्मिक एवं 100। ऑप्शन 4 है शारीरिक व्यक्तित्व आध्यात्मिक एवं संवेगात्मक। तो 2 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक और संवेगात्मक जो है विकास के व्यापक आयामों का सही पहचान है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 है बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। ऑप्शन 2 है बुद्धि अभिसारी रूप से सोचने की योग्यता है। ऑप्शन 3 है बुद्धि अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। ऑप्शन 4 है बुद्धि एक अनुवांशिक विशेषक है जिसमें मानसिक गतिविधियां जैसे स्मरण और तर्क शामिल होते हैं। तो 3 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, बुद्धि बहुआयामी है जिसमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सामाजिकरण माध्यम है? ऑप्शन 1 है मीडिया, ऑप्शन 2 है परिवार, ऑप्शन 3 है विद्यालय, ऑप्शन 4 है सरकार। तो हमारा जो राइट आंसर है 4 का वो है ऑप्शन 2, परिवार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन 5, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ऑप्शन 1 बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है, ऑप्शन 2 बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, ऑप्शन 3 बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ऑप्शन 4 बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। तो हमारा 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। तो हमारा अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताती है? ऑप्शन 1 है विचारों की अनुत्क्रमणीयता, ऑप्शन 2 है वर्तुल प्रतिक्रिया, ऑप्शन 3 है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, ऑप्शन 4 है विलंबित अनुकरण। तो 6 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, विचारों की अनुत्क्रमणीयता जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बच्चे की विशेषता को बताता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन 1 है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत एवं दंडित करना होता है। ऑप्शन 2 है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। ऑप्शन 3 है बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी क्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। ऑप्शन 4 है बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा एवं अधिगम क्षमता को निर्धारित व सीमित करता है। तो 7 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? ऑप्शन 1 है खाली स्लेटों के रूप में, ऑप्शन 2 है छोटे वयस्कों के रूप में, ऑप्शन 3 है निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, ऑप्शन 4 है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। तो 8 का जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन 4, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को देखा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9,
लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम ऑप्शन 1 है एक अनुबंधित गतिविधि है, ऑप्शन 2 है एक सामाजिक गतिविधि है, ऑप्शन 3 है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, ऑप्शन 4 है एक निष्क्रिय गतिविधि है। तो हमारा जो 9 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 एक सामाजिक गतिविधि है अधिगम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 10। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे ऑप्शन 1 को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। ऑप्शन 2 है ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन 3 है परीक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। ऑप्शन 4 है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। तो 10 का जो हमारा राइट आंसर है वह है ऑप्शन 2 ज्ञान को सक्रिय रूप से संचरित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 चालाक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती है, फिर भी चालक विकास का क्रम है खाली स्थान से खाली स्थान तक है। ऑप्शन 1 है परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास। ऑप्शन 2 है शीर्षगामी अधोगामी, ऑप्शन 3 है अधोगामी शीर्षगामी, ऑप्शन 4 है अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। तो 11 का जो राइट आंसर वो है हमारा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 है बाल्यावस्था की समाप्ति, ऑप्शन 2 है किशोरावस्था, ऑप्शन 3 है मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन 4 है पूर्व क्रियात्मक अवधि। तो 12 का जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन 2 किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बालिका अपने साथ जो अनुभव लाते या लाती हैं, ऑप्शन 1 है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, ऑप्शन 2 है उन्हें अस्वीकार करना चाहिए, ऑप्शन 3 है उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, ऑप्शन 4 है उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो 13 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज की दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। ऑप्शन 1 है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिन्यास, ऑप्शन 2 है यंत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, ऑप्शन 3 है सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास, ऑप्शन 4 है दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। तो 14 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। जो बच्चे स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं उन्हें लेव वाइगोत्स्की क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 समस्यात्मक वार्ता, ऑप्शन 2 अहं केंद्रित वार्ता, ऑप्शन 3 व्यक्तिगत वार्ता, ऑप्शन 4 भ्रांत वार्ता। तो हमारा 15 का जो राइट आंसर है वो होगा 15 का राइट आंसर है ऑप्शन 3 व्यक्तिगत वार्ता कहते हैं हम उसको, जो स्वयं से मौखिक संवाद करते हैं। अगला प्रश्न कहते हैं, पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16। निम्नलिखित खिलौने पहनावे की वस्तुएं घरेलू सामग्रियों व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन 1 जेंडर प्रासंगिकता, ऑप्शन 2 विकसित जेंडर पहचान, ऑप्शन 3 जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन 4 जेंडर सिद्धांत। तो 16 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 जेंडर रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17। एक शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन 1 यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है, ऑप्शन 2 वह विद्यार्थियों के बीच
तुलना को अधिकतम करे। ऑप्शन 3, वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। ऑप्शन 4, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी न करे। तो 17 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है एवं महत्व देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? ऑप्शन 1, मुख्य धारा शिक्षा। ऑप्शन 2, एकीकृत शिक्षा। ऑप्शन 3, समावेशी शिक्षण। ऑप्शन 4, पृथक्करण। तो 18 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, समावेशी शिक्षण। हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, खाली स्थान यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो इसका ऑप्शन 1 है बहुल सांस्कृतिक शिक्षा। ऑप्शन 2 है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन 3 है मुख्य धारा शिक्षा। ऑप्शन 4 है विशेष शिक्षा। तो 15 का जो राइट आंसर है 19 का जो राइट आंसर है हमारा वो होगा 2, समावेशी शिक्षा। 19 का राइट आंसर है हमारा 2, समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थम अधिगम घटित होता है? ऑप्शन 1 है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया। ऑप्शन 2 है कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ऑप्शन 3 है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। ऑप्शन 4 है निर्देश एवं संचालन। तो 20 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2, कंठस्थीकरण एवं स्मरण जो है वह अधिगम की मुख्य प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोड हो जाए यार। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? स्तंभ क है प्रतिभाशाली। स्तंभ ख है धारा प्रभाव पढ़ने में कमी। स्तंभ क का बी में है अधिगम अशक्तता। स्तंभ ख का 2 में है मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। ऑप्शन क का सी में सृजनात्मक। ऑप्शन ख का 3 में है आसानी से विचलित होने की आदत। स्तंभ क का डी में है अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिकरण। ऑप्शन स्तंभ ख का 4 में शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। हमारा ऑप्शन है 1 है कूट 1 है 1 2 4 3। कूट 2 है 4 3 2 1। कूट 3 है 4 1 2 3 और कूट 4 है 4 3 1 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 21 का जो राइट आंसर है वो है कूट 3 सही है हमारा। तो कूट सही तो ए का हो जाएगा प्रतिभाशाली शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। और बी का हो जाएगा 1 अधिगम अशक्तता मतलब धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। और सी का हो जाएगा 2 सृजनात्मक का हो जाएगा मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और ऑप्शन डी का हो जाएगा 3 अवधान कमी अति सक्रियता व्यतिक्रम आसानी से विचलित होने की आदत। तो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब ऑप्शन 1 है वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ऑप्शन 2 है शिक्षक कक्षा में होने वाले सभी घटनाओं व बच्चे को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। ऑप्शन 3 है वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। ऑप्शन 4 है वे श्याम पट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। तो 22 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को कक्षा में प्रश्न ऑप्शन 1 पूछने से रोकना चाहिए। ऑप्शन 2 पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन 3 पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन 4 पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो 23 का जो हमारा राइट आंसर वो है ऑप्शन 2
पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम खाली स्थान है। ऑप्शन 1 है अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। ऑप्शन 2 है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। ऑप्शन 3 है एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया। ऑप्शन 4 है जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया। 24 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। अधिगम जो है एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी ऑप्शन 1 किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। ऑप्शन 2 सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित होते हैं। ऑप्शन 3 निश्चित हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। ऑप्शन 4 का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं। तो 25 का हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। बच्चों की गलतियां। ऑप्शन 1 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। ऑप्शन 2 है प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। ऑप्शन 3 है बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार कर देनी चाहिए। ऑप्शन 4 है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है। तो 26 का जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 है अधिगम प्रक्रिया का एक भाग है तथा उनके विचारों को एक अंतर्दृष्टि देती है बच्चों की गलतियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। मूल्यांकन को खाली स्थान। ऑप्शन 1 है वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन 2 है एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन 3 है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। ऑप्शन 4 है केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए। तो 27 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा राइट आंसर है मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। नीचे लिखी गई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना होती है। ऑप्शन 1 है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। ऑप्शन 2 है संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित है। ऑप्शन 3 है संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। ऑप्शन 4 है आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। तो 28 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 संज्ञान एवं संवेग परस्पर संबंधित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित कर सकता है। ऑप्शन 1 है बच्चों को समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। ऑप्शन 2 है पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों के व्यवस्थित तरीके से समाधान लिखकर। ऑप्शन 3 है पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर के अभ्यास के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। ऑप्शन 4 है पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठस्थीकरण करने पर बल देकर। तो 29 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 1 बच्चों की समस्या के बारे में सहजानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 30 और ये हमारा लास्ट सवाल है। वे विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की 100 पहल व प्रयास शामिल है निम्न में से किसका उदाहरण है। ऑप्शन 1 परंपरागत विधि। ऑप्शन 2 अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ऑप्शन 3 निगमनात्मक विधि। ऑप्शन 4 अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो 30 का जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। तो हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
क्योंकि भाई मेहनत लगता है। और अपने दोस्त को शेयर करें। धन्यवाद।